इसके बाद हमने नर्वस डिसऑर्डर्स को पढ़ना है, मतलब हमारे नर्वस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या उससे रिलेटेड जो पूरे नर्वस सिस्टम है उसमें जो मसले आना शुरू हो जाएंगे उनको हमने पढ़ना है। सबसे पहले डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। डीजनरेटिव का वर्ड का मतलब होता है टूट फूट का शिकार। तो ऐसे डिसऑर्डर जिसमें टूट फूट का शिकार हो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम, तो वो हमने पहले पढ़ना है। सबसे पहले पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स आप कह रहे हैं वो क्या है कि इनवॉलंटरी ट्रेमर्स होते हैं। मतलब क्या कि आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा, उनके हाथ हाथ कप कपा रहे होते हैं, ट्रेमर्स, हल्के हल्के मूवमेंट, इनवॉलंटरी, आपको चाहे वगैरह हो तो वो होता है। मोटर एक्टिविटी, मोटर पावर कम हो जाती है, मतलब आपके काम करने की ताकत, काम करने की सलाहियत वो कम हो जाती है। रिजिडिटी, मसल में रिजिडिटी, मसल स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। और इसके कॉजेज़ क्या है कि सेल डेथ हो जाती है, सेल मर जाते हैं। कहाँ पर कि ब्रेन का वो वाला एरिया में जहाँ पर जिसने डोपामीन प्रोड्यूस करना है, ये आता है ब्रेन का एरिया बेसल गैंग्लिया, ठीक है। अब आप कहेंगे बेसल गैंग्लिया आपने ब्रेन पढ़ाया, बेसल गैंग्लिया नहीं पढ़ाया, तो आपकी बुक्स में मेंशन ही नहीं है बेसल गैंग्लिया। बट किसी बुक में मेंशन है कि ये जो पार्किंसन डिजीज़ है, बेसल गैंग्लिया के जो सेल्स हैं उनकी डेथ की वजह से हो जाता है। तो आपका नाम याद रखना बेहतर है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है एमकैट में। और जो बेसल गैंग्लिया में कॉर्डेट न्यूक्लियस और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, वो इस लेवल पर डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, और बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप याद रखें। तो बस बेसल गैंग्लिया का नाम आपको याद होना चाहिए। बस ब्रेन का एक पार्ट है जो क्या रिलीज़ करता है, डोपामीन। जब इसकी डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे इनके सेल, डोपामीन रिलीज़ कम हो जाएगा, इसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ हो जाएगी। 50 टू 60 एज तक हो तब ऑनसेट होता है। बट इसमें यह है कि जो पेशेंट है बहुत सालों तक ज़िंदा रह सकता है। आपने देखा होगा जो बूढ़े होते हैं उनसे मशवरा लेने जाते हैं, उनके हाथ कब कपा रहे होते हैं, उनसे मशवरा देते हैं, तो बहुत लंबी एज तक ज़िंदा रह सकते हैं। बट वो क्या है कि उनका जो ये जो सिम्टम मैंने बताया ये वाले आ रहे होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है कि एक ड्रग देते हैं एल डोपा, ठीक है, ये हम दे रहे होते हैं। अब आप कहेंगे डोपामिन की कमी है तो डायरेक्ट डोपामिन दे दें, बट डोपामिन डायरेक्ट इसलिए नहीं दे सकते। एक चीज़ होती है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर ये क्या होता है कि अगर ये ब्लड वेसल है और ये ब्रेन है, तो ये ब्लड वेसल और ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन में अगर टॉक्सिन चले जाएँ, कोई नुकसानदेह चीज़ें चली जाएँ तो ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो यहाँ पर एक बैरियर टाइप मौजूद होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, उनके अंदर टाइट टाइट जंक्शंस होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इस लेवल पर रिकॉर्ड नहीं है। बस क्या ध्यान में रखना है कि जो ब्लड वेसल्स हैं और जो ब्रेन है उसके बीच में बैरियर है, जिसको BBB शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये मौजूद होता है। और जो डोपामिन अगर हम दे दें तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो ब्रेन में जा ही नहीं पाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। तो हम इसलिए एल डोपा देते हैं। वो क्या करता है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच जाता है, और ब्रेन में जाके एल डोपा यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है। जो एल डोपा ये डोपामीन में ब्रेन में जाके कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इसीलिए हम एल डोपा देते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है जो कि पंजाब की बुक में मेंशन है, ग्लायल सेल लाइन ड्राइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। ये नेचुरली एक्टिंग प्रोटीन है। ये भी क्या करता है, डोपामीन का अपटेक, ब्रेन में डोपामीन का अपटेक बढ़ा देता है। बस इन शॉर्ट आपने याद रखना है, ये भी पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ कर लिया जाता है। अब अगली डिजीज़ है एपिलेप्सी। डायरेक्टली डीजेनरेटिव डिसऑर्डर नहीं आते, बट हम इसमें पढ़ लेते हैं, बाकी कंडीशन में इसको फिट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो क्या है, कन्वल्सिव नर्वस डिसऑर्डर है। कन्वल्सिव का मतलब क्या है कि इसमें क्या होंगे, झटके लगेंगे। उसके में इसमें क्या होगा, सेंसरी, मोटर और साइकिक इफेक्ट। मतलब क्या कि बंदा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, साइकेटिक इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। और ये वाले जो सेंसरी न्यूरॉन्स और सेंसरी नर्वस सिस्टम है, मोटर नर्वस सिस्टम है, साइकिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें इफेक्टेड हो रही होती हैं। और एसोसिएटेड विद कॉन्शियसनेस, मतलब बंदा इसमें बेहोश भी हो सकता है। और 30 ईयर्स ऑफ एज तक ये यूजुअली स्टार्ट होता है। और इसमें क्यों होता है, रैपिड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का दूसरा नाम होता है नर्व इम्पल्स, ठीक है। ब्रेन में रैपिड नर्व इम्पल्स का रिलीज बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए। ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो आउटर रीजन है, हमने स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ा था, स्पाइनल कॉर्ड का अंदर रीजन ग्रे मैटर था, बाहर वाइट मैटर था। ब्रेन का जो आउटर रीजन है वो ग्रे मैटर होता है, अंदर वाला वाइट मैटर होता है। तो ग्रे मैटर का मतलब होता है कि सेल बॉडी से कॉम्बिनेशन है। वाइट मैटर का मतलब यह है कि यहाँ पे एक्सॉन ज़्यादा है, माइलिनेशन ज़्यादा है। तो जो ग्रे मैटर ब्रेन का है, इसमें ज़्यादा नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होना शुरू होती है, इसकी वजह से झटके लगना शुरू हो जाता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गई, मतलब इमोशनली डिस्टर्ब हो, वो ये भी एक ट्रिगर हो सकता है इसको एपिलेप्सी स्टार्ट होने का। और इसको EEG एक टेस्ट होता है, अभी इसी वीडियो में आगे पढ़ते हैं, या हो सकता है अगली वीडियो में उसका पार्ट चला जाए। वीडियो बड़ी हो तो उसको काट दिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। इसको यूज़ किया जाता है इसको डायग्नोस करने के लिए। उसके बाद एंटी कन्वल्सन ड्रग देते हैं, ज़्यादा झटके हो रहे हैं, मैंने बताया है कन्वल्सिव नर्वस डिसऑर्डर है, तो झटकों से बचने के लिए एंटी कन्वल्सन ड्रग्स दे देंगे। और अगर अल्कोहल बंदा पीता है तो अल्कोहल भी इसका अटैक जो है वो एपिलेप्सी का अटैक बढ़ा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें इसके बारे में। अगली डिजीज़ है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, ब्रेन का फंक्शन कम हो जाता है, डायमेंशिया हो जाता है। डायमेंशिया मतलब बंदा भूल जाता है। इसके स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी स्टेज होगा। प्राइमरी स्टेज में क्या है कि नॉर्मल घर के रास्ते नॉर्मल जो डेली एक्टिविटीज़ होंगी वो भूल जाएंगे, आपको कुछ रिसेंट इवेंट होंगे हल्का हल्का भूलना शुरू हो जाएंगे। फिर सेकेंडरी और टर्शरी स्टेज में क्या होगा कि इवन घर के रास्ते भी बंदा भूलना शुरू कर देगा।
जाएगा और इसको बहुत हेलुसिनेशन, मतलब आपको लगेगा कोई आवाज़ सुनाई दे रही है मगर आवाज़ नहीं होगी, आपको लगेगा कोई बंदा सामने खड़ा है, वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो बहुत सारे डिफरेंट डिल्यूजन्स में आप जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाले मसले बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं इसमें। अब इसमें कॉजेज़ क्या है, जेनेटिक इफेक्ट भी हो सकता है, मतलब जीन्स में चल रहा हो, पूरे आपकी फैमिली में चल रहा हो, या एल्युमिनियम इंटेक अगर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद निकोटीन है, ठीक है। तो ये तो हो गया डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो गए। एक ड्रग को हम अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ड्रग को पढ़ लेते हैं या हम और डिसऑर्डर्स ब्रेन के पहले कर लेते हैं। पहले और डिसऑर्डर्स कर लेते हैं। ब्रेन के वेस्कुलर डिसऑर्डर, वेस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल से रिलेटेड। तो एबनॉर्मेलिटी इन ब्लड सर्कुलेशन जो है ब्रेन में, अगर ब्लड सर्कुलेशन जो है एबनॉर्मल हो जाए तो वो वेस्कुलर डिसऑर्डर कर देता है। उसमें कौन से आ जाते हैं, स्ट्रोक आ जाता है और हीमाटोमा आ जाता है। स्ट्रोक का है, स्ट्रोक में जो ब्रेन में ब्लड वेसल्स हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं या ब्लड वेसल क्लॉट हो जाती हैं। अगर ब्लड वेसल है ये अगर बर्स्ट हो जाए तो बाहर ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर ब्लड वेसल क्लॉट हो जाए तो सही तरह ब्लड ब्रेन में जा नहीं पाएगा, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रोक हो गया। अब इसकी कॉजेज़ क्या है कि हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, और जब परसिस्टेंट बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये अगर ब्लड वेसल है इसकी जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो प्रेशर वेसल पे भी लगेगा और वेसल को डैमेज करना टाइम शुरू कर देगा। जब डैमेज होगा तो वेसल जो है वो फट सकती है यहाँ से और ब्लड लीक कर सकता है। तो ये भी हो सकता है। स्मोकिंग भी क्या है, स्मोकिंग भी हार्ट रेट को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, तो उससे यही हाइपरटेंशन वाले कॉज है मैंने बताया, ये इस वजह से हो सकता है। डायबिटीज़ ये भी ब्लड वेसल की वॉल्स को वीक करती है। अल्कोहल का इंटेक और कोकेन भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके कॉज हो सकते हैं। अब सिम्टम क्या है, डिपेंड करते हैं डैमेज ब्रेन एरिया, मतलब कौन सी ब्रेन एरिया में ब्लड वेसल डैमेज हुई है, तो उस हिसाब से ब्रेन का वो वाला एरिया जो जिस पार्ट को कंट्रोल कर रहा था वो वाले पार्ट का कंट्रोल जो है वो उसमें कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, एंटीकोगुलेंट्स देते हैं। मैंने बताया कि ब्लड वेसल में क्या हो जाता है, कोगुलेशन, मतलब क्या, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। अब एंटीकोगुलेंट देंगे, कुछ जो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने ब्लड की क्लॉटिंग करानी है वही जब कम हो जाएंगे तो ब्लड क्लॉट क्या होगा, रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग कम होगी तो ये मसला हल हो जाएगा। या प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, इसका भी कंसेप्ट वही है। प्लेटलेट क्या करते हैं, प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉट में काम करते हैं। जब प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, मतलब प्लेटलेट को इनहिबिट कर देंगे हम तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। जब ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा तो आपके पास ये ब्लड क्लॉटिंग वाले सिम्टम आ ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली दूसरी चीज़ पढ़ते हैं हीमाटोमा। हीमाटोमा में क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्रेन, या तो ब्रेन में ब्लड एक्युमुलेट हो जाए या आउटसाइड ब्रेन जो लेयर्स थी। देखिए ब्रेन के अराउंड जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में 3 लेयर होती हैं, पिया मैटर और एक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर। या तो इन लेयर्स के बीच में ब्लड एक्युमुलेट हो जाए, ब्रेन के अंदर ही ब्लड एक्युमुलेट हो जाए, तो इसको हम नाम देते हैं हीमाटोमा का। कॉज वही क्या है, हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन होगी, ज़्यादा ब्लड पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा और ब्लड वेसल जो रप्चर हो सकती हैं और क्या कर सकती हैं, हीमाटोमा। सिम्टम क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब ब्रेन का पार्ट इफेक्ट हो रहा है तो बंदा बेहोशी की तरफ जा सकता है। कन्फ्यूजन होंगी, ज़ाहिर है ब्रेन के पार्ट इफेक्ट हो रहे हैं, आप अलर्ट तो नहीं रह सकते, कन्फ्यूज रहेंगे। सीजर्स, वो झटके लगेंगे। पेल स्किन कलर हो जाएगा, स्किन का कलर बहुत ज़्यादा पेल हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम पूछे आते बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए होता क्या है। अब ट्रीटमेंट क्या है, या तो हम सर्जरी करें या तो सर्जरी करके जो भी हीमाटोमा है इसको हटा दें, या तो ब्लड जो जहाँ जमा हुआ है उसको ड्रेन कर लिया जाए किसी तरीके से। तो ये हीमाटोमा का ट्रीटमेंट है। तो आपको मेन या इन चीज़ों में पता होना चाहिए वो डिजीज़ है क्या और उसका मेन थोड़ा सिम्टम क्या है, ये मेन चीज़ पता होनी चाहिए डिजीज़ में। अब इन्फेक्शियस डिसऑर्डर किसी इन्फेक्शन की वजह से होगा। इसमें 2 है, मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस। मेनिंजाइटिस वही मेनिंजिस की 3 लेयर थी, कौन सी, पिया मैटर, रेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर। इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, आइटिस का वर्ड वहाँ आता है जहाँ इन्फ्लेमेशन हो, तो इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो क्या होगा, मेनिंजाइटिस। और इंसेफ्लाइटिस हम पढ़ते हैं क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या होगी, मेनिंजिस की जो लेयर्स हैं अराउंड ब्रेन, मोस्ट कॉमनली वायरस की वजह से होता है। मे भी बैक्टीरिया भी कॉज कर सकते हैं, फंगल भी, मोस्ट कॉमन वायरस है। इसमें क्या होगा, फीवर होगा। देखिए जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो कुछ केमिकल्स बॉडी प्रोड्यूस करती है, जैसे इंटरल्यूकिन 1 हो गया, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा हो गया। ये केमिकल्स क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ताकि जो भी अगर फॉरेन सब्सटेंस आया है, फॉरेन बैक्टीरिया आया है, कुछ भी आया है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए और वो फॉरेन जो भी चीज़ आई है उसको मार दिया जाए। तो फीवर इसलिए होता है किसी भी इन्फेक्शन में। स्टिफनेस इन नेक होगी, ठीक है। अगर मेनिंजिस जो है ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में, मतलब पीछे वाले नेक के ऊपर वाले एरिया में मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन है तो नेक की स्टिफनेस हो सकती है। हेडेक होगा, ज़ाहिर ब्रेन आपका एरिया ब्रेन वाला इन्वॉल्व है। वॉमिटिंग हो सकती है, अगर वो ब्रेन के वाले एरिया में ट्रिगर कर रही है वो चीज़, तो वॉमिटिंग की भी कॉज हो सकती है। पैरालिसिस हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ें इसके सिम्टम में आ जाएंगी। बैक्टीरियल के लिए कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं, बट वायरल इन्फेक्शन जैसे कोविड था, हम कहते थे 14-15 दिन जब गुजर जाएंगे तो सही हो जाएगा। तो वायरल इन्फेक्शन क्या करते हैं, इंप्रूव्स ऑन इट्स ओन, खुद टाइम के साथ बेहतर हो जाता है। इंसेफ्लाइटिस का इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन है, ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, क्यों, वायरस मेनली कॉज करता है, रेयरली फंगल बेस को कॉज कर सकता है। इसमें क्या होगा, फीवर, वही मैंने बताया, कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी इसमें फीवर होता है। हेडेक होगा क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व है। कन्फ्यूजन होगी, बंदा कन्फ्यूज रहेगा क्योंकि वही ब्रेन इन्वॉल्व है। डायमेंशिया मतलब कि बंदा भूलना चीज़ें शुरू हो जाएगा, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से।
ठीक है। ज़ाहिर है डेमेंशिया ब्रेन का वो वाला एरिया इन्वॉल्व होगा, जैसे मेमोरी स्टोर होनी है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व हो गया, इसमें क्या है मेमोरी स्टोर होनी है, तो जब मेमोरी स्टोर वाला एरिया इन्वॉल्व हो गया, वो ख़राब हो गया, तो उसमें क्या होगा, आपको भूलना चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अब स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स है, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स में क्या है, इसमें हमने बताया ट्यूमर्स। देखिए ट्यूमर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है, अब नॉर्मल हो और अनकंट्रोल्ड हो, मतलब एक सेल था ऐसे 2 बनने होते हैं वैसे, फिर 2 से हम 4 बनाते हैं, ठीक है। वो हो क्या कि बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती जाए होती जाए होती जाए होती जाए और एबनॉर्मल होती जाए, तो इसको हम कहते हैं ट्यूमर। अब ट्यूमर, अब आप कहेंगे ये तो कैंसर हो गया। देखिए ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, एक बिनाइन, एक मैलिग्नेंट। जो बिनाइन होता है इसको हम कैंसर नहीं कहते। बिनाइन का मतलब क्या है कि बहुत सारी सेल की ग्रोथ हुई मगर वो एक जगह पर बंद है, कहीं मूव नहीं करी। मैलिग्नेंट क्या है, सेल की ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा हुई मगर वो बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ में भी जा रही है, तो इसको मैलिग्नेंट कहते हैं। मैलिग्नेंट ही कहलाता है कैंसर, ठीक है। तो आपने ट्यूमर को, ट्यूमर में मैलिग्नेंट जब हो जाएगा तो वो कैंसर होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्यों हो सकता है, या तो म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब चेंज इन कोई जेनेटिक मटेरियल हो जाए, या रेडिएशन, रेडिएशन भी क्या करती है, जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देती है और क्या हो जाएगा, ट्यूमर्स कॉज हो सकते हैं। इसमें क्या इफेक्ट आएंगे भाई, हेडेक होगा, विजन प्रॉब्लम, अगर ब्रेन का वो एरिया इफेक्ट होगा जहाँ विजन से रिलेटेड है तो प्रॉब्लम होंगे, सीजर्स होंगे, पैरालिसिस, कोमा और डेथ, ये सारी चीज़ें कॉज हो सकती हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका, सर्जरी करते हैं हम ट्यूमर हटाने के लिए, या रेडिएशन दें, रेडिएशन हम ट्यूमर सेल्स को रेडिएशन देखें ताकि वो ख़त्म हो जाए, और कीमोथेरेपी, कुछ केमिकल्स, कुछ ड्रग्स देते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए। मगर रेडिएशन और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी होते हैं, बट ज़ाहिर जान से प्यारा तो नहीं है साइड इफ़ेक्ट्स, आप बंदा कहता है कि जान तो बच जाए पहले। अच्छा भाई, उसके बाद फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं। फंक्शनल डिसऑर्डर में हमने पढ़ना है हेडेक को। हेडेक क्या है, पेन, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, पेन अराइजिंग फ्रॉम हेड या अपर नेक, मतलब नेक, अपर नेक की तरफ से या हेड में जब पेन अराइज होगा उसको हेडेक का नाम देंगे। अब 3 तरह के प्राइमरी हेडेक है। प्राइमरी हेडेक में क्या आ जाएगा, माइग्रेन, माइग्रेन में एक साइड पेन हो रहा होगा, क्लस्टर पेन आता है, टेंशन हेडेक होता है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ आपको पहले, ये देखें यहाँ पर, ये टेंशन हेडेक है, ये यहाँ पर बंदे को होता है, ठीक है। उसके बाद माइग्रेन देखें, वन साइड, एक साइड पे हो रहा है सिर्फ माइग्रेन। क्लस्टर हेडेक देखें, ये एक पॉइंट पे हो रहा है। तो ये हेडेक होते हैं आपके पास डिफरेंट तरह के, इसको प्राइमरी हेडेक कहते हैं। सेकेंडरी हेडेक कोई अंडरलाइंग कॉज की वजह से होगा, मतलब कोई और वजह होगी इसमें सेकेंडरी हेडेक हो रहा होगा। अंडरलाइंग इन्फेक्शन, ये हेड और नेक वाली रीजन में, या डेंटल पेन हो, डेंटल पेन क्यों, क्योंकि हमारे जो हेड और नेक वाली रीजन में एक नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ये डेंटल एरिया को भी सप्लाई करी होती है। अगर डेंटल पेन होगा तो ट्राइजेमिनल नर्व क्या होगी, स्टिमुलेट होगी, और ये आपको हेडेक भी कॉज करा सकती है क्योंकि यही नर्व सप्लाई करी हेड और नेक को, पूरे एरिया को। उसके बाद पेन हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड साइनस। अब साइनस क्या है, हमारे फेस वाले एरिया में कुछ रीजन्स मौजूद हैं, मैंने डायग्राम लगाई है। ये हमारे बोन होती है, जैसे फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन के अंदर कुछ खाली जगह है, जैसे फ्रंटल साइनस नाम दे देते हैं। ऐसे ही इथमॉइड बोन के अंदर कुछ खाली जगह है, इसको इथमॉइड साइनस दे देते हैं, ये मार्क हुआ हुआ है। ऐसे ही मैग्जिलरी बोन में कुछ खाली जगह है, मैग्जिलरी साइनस दे दिया नाम। स्फेनॉइड बोन में खाली जगह है, स्फेनॉइड साइनस दे दिया। खाली जगह होती हैं एयर और फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करती हैं। अगर इन खाली जगह में हमारे पास कुछ फ्लूइड भर जाए तो वो क्या हो जाता है, साइनसाइटिस हो जाता है। तो इन्फेक्टेड साइनस की वजह से भी हमारे पास कॉज हो सकता है हेडेक। वो ये वाली ये डायग्राम में ये शो किया हुआ है, ये देखें, ये थोड़ा सा डिफ्यूज टाइप है क्योंकि हमारे फेस वाले रीजन में देखें या तो यहाँ पेन हो रहा होगा सारा, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ये भी जो हमने ऊपर पढ़े, इनकी वजह से भी सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। वो अंडरलाइन कॉज दूसरा हो गया, मेनिंजाइटिस की और कॉज है, इसकी वजह से हेडेक हो रहा है। ऐसे इंसेफेलाइटिस की और कॉज है, इसकी वजह से हेडेक हो रहा है, तो इस वजह से सेकेंडरी हेडेक में डाला। उसके बाद क्रेनियल न्यूरोग्लियास, ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वन ऑफ द 12 क्रेनियल नर्व। आपको पता है ब्रेन में से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व निकलते हैं, तो अगर कोई भी एक नर्व की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो क्रेनियल न्यूरोग्लियास, वो भी हेडेक वगैरह कॉज करा सकता है। तो ये तो हो गया आपका फंक्शनल डिसऑर्डर्स। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आपको पढ़ानी है, वो हम देखते हैं। निकोटीन, कुछ केमिकल्स हैं वो मैंने पढ़ाने। अब निकोटीन क्या है, निकोटीन करता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को, बोथ सीएनएस और पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड कर देता है। होता क्या है, प्री सिनेप्टिक होता है न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, इस पर रिसेप्टर मौजूद होते हैं फॉर एसिटाइल कोलिन, ताकि नर्व इम्पल्स यहाँ से अगले में जाए, वहाँ से अगले में जाए। हम साइनेप्स के चैप्टर में, साइनेप्स के टॉपिक में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। तो ये जो रिसेप्टर है एसिटाइल कोलिन का, अगर मैं ये दोबारा बनाऊँ, एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर, या एसिटाइल कोलिन की जगह निकोटीन बाइंड हो जाता है। जब यहाँ पर निकोटीन बाइंड हो जाएगा तो क्या होगा कि ये उसको बार बार क्या करेगा, स्टिमुलेट करते रहेगा, नर्व इम्पल्स ज़्यादा जनरेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जीआईटी मतलब हमारा जो पूरा एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह, इनकी मोटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये कॉज करेगा। और वाटर रिटेंशन व किडनीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर का एक्चुअली, ब्लड प्रेशर का वॉल्यूम बढ़ जाए वाटर का तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो किडनी क्या करती है, जब वाटर ज़्यादा होता है तो उसको स्क्रीट आउट कर देती है थ्रू यूरिनेशन। तो वाटर रिटेंशन अगर किडनी में बहुत ज़्यादा हो जाए, जो निकोटीन की वजह से हो सकती है, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है।
उसके बाद नारकोटिक ड्रग्स है। नारकोटिक का वर्ड का मतलब है पेन रिलीवर, ऐसी ड्रग जो पेन को रिलीव करें। इसमें आ जाती है हीरोइन आ जाती है। हीरोइन का अब आपने सुना होगा कि नशे वाले लोग लेते हैं, इसमें यूफोरिक इफेक्ट्स होते हैं। वही जो बंदा नशा करता है वो लेता है तो उसका अच्छा फील होता है, सब सही है, सब सही वाला फील होता है। तो ये यूफोरिक इफेक्ट इसको कहते हैं जो हीरोइन लेते हैं। अभी कहाँ से मिलती है? ये मॉर्फिन से हम ड्राइव करते हैं। और मॉर्फिन कहाँ से? ओपीएम पॉपी प्लांट होता है एक, उससे मॉर्फिन से हम ये ड्राइव कर रहे होते हैं हीरोइन। उसका एंटी एंजाइटी मतलब आपको एंजाइटी से आपको बचाएगी। उसके बाद पेन रिलीव करती है, पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हीरोइन का है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखनी है बस। उसके बाद कैनबिस है। कैनबिस क्या है? ये कैनबिस सैटिवा प्लांट है, उससे ड्राइव होता है। और ये हर्बल मेडिसिन, जो हर्बल मेडिसिन बनाते हैं उनमें भी कई बार ये यूज़ किया जाता है कुछ कंट्रीज़ में। ये भी यूफोरिया कॉज करता है, ठीक है। और विजन और जजमेंट प्रॉब्लम भी कॉज करता है। क्यों? क्योंकि बंदा थोड़ा इसमें वही नशे में चला जाता है, तो देखने में और जज करने में भी बंदा मसले करना शुरू कर देता है। उसके बाद अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल इंटरफेयर करता है इन ब्रेन्स कम्युनिकेशन पाथवे। ब्रेन का जो डिफरेंट पूरी बॉडी से कम्युनिकेशन है, वो जो पूरा पाथवे है, पूरा जो चैनल बनता है, उसमें जो है वो इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। और बंदे को सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है और कोऑर्डिनेशन भी बहुत मुश्किल होती है। आपने देखा होगा जो जो जिन्होंने नशा किया होता है, अल्कोहल पी होती है, सही तरह चल नहीं पा रहे होते, पता चल रहा होता है कि इन्होंने नशा किया हुआ है, तो सही तरह क्या उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है और चल भी नहीं पा रहे और सोच भी नहीं पाते सही तरह वो चीज़ें। इसलिए नशा जो हराम है, क्योंकि अब बिल्कुल अपनी एबिलिटी खो देते हैं, अपने आप को खो देते हैं। उसके बाद इनहेलेंट्स हैं। इनहेलेंट्स क्या है? यूजुअली ये स्प्रे पेंट्स होते हैं, ग्लूज होती हैं, क्लीनिंग फ्लूइड जो नॉर्मली ऑफिस घर वगैरह में मौजूद होते हैं, उनके अंदर इनहेलेंट्स होते हैं और ये वॉलेटाइल होते हैं। मतलब क्या कि उड़ जाते हैं, ठीक है, वॉलेटाइल है। और ये साइकोटिक इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, इनको इनहेल कर लिया जाए ज़्यादा क्वान्टिटी में, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ चीज़ें आपके पास। अब मुझे आपको पढ़ाना है कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, ठीक है। हम ब्रेन डिसऑर्डर को डायग्नोज कैसे करें, उसमें कुछ 2-3 टेस्ट हैं हमने देखने। सबसे पहले है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसको ईईजी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं ऑन स्कैल्प, ठीक है। इलेक्ट्रोड आपको पता है कैथोड होता है, एनोड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। उस डिटेल में कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड ही नहीं है। ऐसे हम ब्रेन स्कैल्प पे, सर पे ऐसे इलेक्ट्रोड लगाते हैं। देखें ये सारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ये वाले। ये लगा के फिर हम ब्रेन की जो नॉर्मल रीडिंग है, ब्रेन में ज़ाहिर है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से कुछ वेव्स बनती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर नॉर्मल वेव है, अगर बंदे की हमें ऐसी वेव मिलना शुरू हो जाए तो हम कहेंगे कुछ एबनॉर्मेलिटी है। अब ये वेव जिसको भी इंडिकेट करी होगी वो एबनॉर्मेलिटी होगी। तो हम इससे ब्रेन की वेव्स के ज़रिए हम मोनिटर कर रहे होते हैं एबनॉर्मेलिटी। तो यही मेंशन है, मोनिटर ब्रेन से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वहाँ से एबनॉर्मेलिटी को निकाल रहे होते हैं। उसके बाद सीटी स्कैन है, जिसके फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये समझो बस एक्सरे का अच्छा वर्जन है, कंप्यूटराइज एक्सरे है। और हम जैसे एक्सरे से इमेजेस निकालते हैं, उससे कोई और डिटेल इमेजेस निकल जाएंगी सीटी स्कैन से। तो डिटेल इमेजेस देन एक्सरे, बस ये आपको बात याद रखनी है। सीटी स्कैन में ये ऐसी मशीन होती है और इससे बंदे को सीटी स्कैन मशीन में डाल के ये टेस्ट किया जाता है। उसके बाद एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या हम यूज़ करते हैं? देखें ये एक मशीन है, इसके अंदर बंदे को डाल दिया जाता है, जैसे बंदा चला गया। और ये सर्कुलर मशीन है और इसके अंदर रेडियो वेव्स को यूज़ किया जाता है। और इसमें होगा क्या, मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। इसमें होगा क्या कि रेडियो वेव से, अगर हमारे बॉडी में ये मौजूद है हाइड्रोजन और ये प्रोटॉन है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो रेडियो वेव को अलाइन किया जाता है प्रोटॉन के साथ। मैं नीचे बनाता हूँ, चलें। ये अगर हाइड्रोजन है बॉडी में और ये प्रोटॉन है, और रेडियो वेव को प्रोटॉन के साथ अलाइन किया जाएगा। रेडियो वेव एमआरआई में यूज़ करते हैं। और ये ज़ाहिर है अलाइन करेंगे तो अपनी जगह थोड़ी सी चेंज करके यहाँ आ जाएगा। जब दोबारा रेडियो वेव को हटा दिया तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। मैं डायग्राम इसकी दोबारा बनाता हूँ। ये हाइड्रोजन है, ये प्रोटॉन है, वापस अपनी जगह पे आ गया। तो ये वापस अपनी जगह पे यहाँ से आया वापस अपनी जगह पे, तो इसने कुछ एनर्जी वापस अपनी जगह पे आने के लिए एनर्जी रिलीज़ की होगी। उस एनर्जी को यूज़ करके हम जो है वो पिक्चर्स निकाल लेंगे, डायग्राम्स निकाल लेंगे और इसको देख लेंगे। ये मेंशन है रेडियो वेव से इसको अलाइन किया जाता है प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं। और जब रेज को स्टॉप किया जाता है, रेडियो वेव्स को हटाया जाता है, प्रोटॉन क्या करते हैं? रिटर्न कर जाते हैं जो नॉर्मल अपनी पहली पोजीशन में थे, और इसके रिजल्ट में एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। और इस एनर्जी से हम क्या करते हैं? इमेजेस को जनरेट कर लेते हैं, जो भी बॉडी स्ट्रक्चर की हमने इमेजेस लेनी होती है। ब्रेन की भी हो सकती है, कोई मसल्स की भी हो सकती है, डिफरेंट बॉडी के रीजन्स की हो सकती है। तो ये मैकेनिज्म है इसका। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी एंड होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला।